इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है और इसमें हम चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और फिजिक्स में जहां तक उसकी जरूरत है तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक कहा जाता है, बहुत सारी चीजें भी आती हैं। लेकिन फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ड होगा वही हमें यूज करना है। ठीक है। तो हम उन इंटीग्रेशन के बारे में मैं सिखाता हूं आपको, और आपको यह समझना है कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। मतलब हम लोग जो डिफरेंशिएट करके जिस चीज को निकालते थे, डिफरेंशिएट मतलब एक बड़ी चीज को छोटे पार्ट में तोड़ते थे, तो उसी को अगर हम वापस जोड़ देंगे तो वापस वही वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो कॉस एक्स मिलता था, अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस साइन एक्स मिल जाएगा। मतलब अगर हम ए को डिफरेंशिएट करते हैं तो बी मिलता है, तो बी को इंटीग्रेट करते हैं तो वापस ए मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है इंटीग्रेशन में। अगर हम लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, मान लो ऐसा कुछ लिखे, y इज इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है मान लो साइन थीटा ही लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, तो हमें डिफरेंशिएशन तो सीखा ही है। डिफरेंशिएशन सीखा है मतलब अगर मैं कहूं कि इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू cos x आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं dy को इधर ही रहने दूं और इधर मैं dx को ले जाऊं, तो अब इसका यह मतलब है कि dy एक छोटा सा पार्ट है, y का बहुत ही छोटा सा पार्ट dx है, dy है, और x का छोटा सा पार्ट dx है, और ये cos x उसके संग मल्टीप्लाइड है। तो अब अगर हम इधर भी जोड़ें और इधर भी जोड़ें, तो हम लोग जब जोड़ते हैं तो ये जो सिंबल बनता है इसको इंटीग्रेशन का साइन कहते हैं। इंटीग्रेशन और समेशन एक ही चीज है। समेशन बड़ी क्वांटिटी का हो सकता है, इंटीग्रेशन बहुत ही डिफरेंशियल क्वांटिटी का होता है। तो इस सिंबल का मतलब है कि हमने दोनों साइड जोड़ दिया। अब जैसे अगर हमारे पास बहुत छोटी 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 वैल्यूज होती तो उसको जोड़ के बड़ी वैल्यू मिल जाती, उसी तरीके से dy एक बहुत ही छोटी वैल्यू है और dy की छोटी 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 वैल्यू को जोड़ते जाएंगे तो एक बड़ा y हमको मिल जाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने cos x dx को, मतलब cos x को इंटीग्रेट किया है तो हमको y मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि dy छोटे छोटे y थे, उनको जोड़ा तो बड़ा y मिल गया। अब ये y था कितना, तो पहली लाइन पे अगर जाएं तो y हमको sin x के बराबर लिखा था, तो हम लिख सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब इस बात को समझे आप, अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते, अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो मिलता cos x, ये हमको पता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos। और अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे, उल्टा आ रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos x dx जब भी हम लिख रहे हैं इसका मतलब इंटीग्रेशन है, और cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस sin x मिल जाएगा। तो अगर a का डिफरेंशिएशन b है तो b का इंटीग्रेशन a होगा। अब जैसा मैंने कहा कि हमें फिजिक्स में जहां तक इसकी जरूरत है हम उतना ही इस बार पे ध्यान देंगे। तो आपको जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा? sin x। लेकिन यहां पे कांस्टेंट भी जोड़ते हैं। रीजन ये है कि अगर मैंने यहां पे sin x प्लस कांस्टेंट रखा होता तब भी आप dy बाई dx निकालते तो cos x ही आता, c तो जीरो हो जाता। इसका मतलब हम यहां पे जब लिखते तो यहां पे y की वैल्यू जब लिखते तो sin x प्लस क्या आता? कांस्टेंट आता। तो मतलब यह है कि आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी चीज को तो दो तरीके के इंटीग्रेशन होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। इनडेफिनिट में हम इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं ये हमको नहीं बताया गया है कि हम इसको जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि हमने x1 से x2 तक जोड़ा, लेकिन ये कहां से कहां तक जोड़ा ये हमको पता नहीं है। x1 x2 इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो जोड़ के समथिंग मिलेगा sin x, लेकिन हमेशा हम वहां पे कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो किसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स मिलता है, cos x को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स मिलता है। लेकिन अगर माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या प्लस साइन एक्स आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट हम जोड़ देंगे यहां पे। ठीक है। उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन ऑफ हम करते हैं sec स्क्वायर x dx तो क्या होता है, ये
tan x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x ही होता है प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, एक्चुअली 1 बाई x है, 1 बाई x किसको डिफरेंशिएट करके आता था 1 बाई एक्स, लॉग को, तो लॉग x प्लस कांस्टेंट। और नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो l प्लस कांस्टेंट, dx है तो x प्लस कांस्टेंट, dl है तो l प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये पावर का इंटीग्रेशन है। और पावर के इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे तो पावर बाहर आती थी और पावर एक से कम होती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ध्यान देंगे, जो भी पावर थी वो एक से बढ़ा दी जाएगी और वही पावर से डिवाइड भी कर दी जाएगी, प्लस कांस्टेंट हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में पावर को एक से बढ़ा देते हैं और वही पावर यहां पे लिख देते हैं और प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं। मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बस यूज करते समय बस इस बात को याद रखना कि इस फॉर्मूले में n जो है वो -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n -1 हो जाता तो x की पावर -1 क्या 1 बाई एक्स हो जाता, और 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पर 1 बाई एक्स के अलावा हर जगह वैलिड है, हर फॉर्मूला वैलिड है, हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू यहां पे -1 नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि इनका इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आता है। और जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दूसरा इंटीग्रेशन दिया है x स्क्वायर dx, तीसरा है रूट x dx, चौथा है dx बाई रूट x, पांचवा है dx बाई x क्यूब। ठीक है, मान लीजिए कुछ इंटीग्रेशन है। तो सब जगहों पर हमें पावर वाले क्वेश्चन है और पावर वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर को एक बढ़ा देते हैं, उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे कितनी पावर है 2 है, एक बढ़ा दिया 3 हो गई, 3 से डिवाइड करके कांस्टेंट जोड़ दिया। यहां पे पावर कितनी है, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ dx, और अगर हम इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे तो पावर 3/2 हो जाएगी, वही 3/2 डिवाइड करके c में कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे रूट एक्स नीचे है तो क्या करा जाएगा, रूट एक्स का मतलब पावर हाफ होना, और ऊपर ले जाएंगे तो पावर -हाफ हो जाएगी। तो पहले हम उसको ऊपर ले जाएंगे तब से फॉर्मूला यूज कर पाए, और ऊपर ले जाने के बाद अब पावर को 1 से बढ़ा देंगे तो हाफ हो जाएगी, वही हाफ डिवाइड करके c जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे x to -3 dx, और फिर ये हो जाएगा x की पावर -2 डिवाइड बाय -2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि पावर के फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, और इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूल्स हैं, इंटीग्रेशन में जो रूल फिजिक्स में यूज होने वाले हैं वो कम है। ठीक है, क्योंकि हालांकि इंटीग्रेशन अगेन मैं कहूंगा मैथ्स में बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन फिजिक्स में जहां तक इसका यूज हमसे उतना ही रूल सीखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट रूल में आते हैं, और फर्स्ट रूल जो है रूल नंबर 1 वो ये है कि हमें कोई चीज ऐसी इंटीग्रेट करनी है जिसमें कोई कांस्टेंट हमारे फंक्शन के संग मल्टीप्लाइड। तो इस तरीके से अगर मान लो हमको इंटीग्रेट करना है k टाइम्स ऑफ, हमें कोई फंक्शन है, ये फंक्शन मतलब साइन x, कॉस x, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो आप ये याद रखें कि ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और जैसा आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करते हैं वैसा ही करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमको इंटीग्रेशन दिया है 3x स्क्वायर dx, तो ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है, और x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है तो x की पावर 1 बढ़ाकर उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको इंटीग्रेट करना है 5 sin x dx, तो क्या 5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सिंपली sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो 5 माइनस cos x, और ऑब्वियसली यहाँ कांस्टेंट हमें जोड़ना पड़ता है तो कांस्टेंट हम जोड़ देंगे।
ठीक है। तो रूल ये सिंपल है कि जो भी हमने फॉर्मूले लिखे इंटीग्रेशन में, अगर उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा करते थे वो हम लोग करेंगे। सेकेंड रूल को भी समझते हैं। सेकेंड रूल ये है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक ऐसी चीज का जिसमें कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो, हमने डिफरेंशिएशन में भी करते थे अगर याद करो तो, कांस्टेंट अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ये याद रखना है कि जैसे मतलब इंटीग्रेशन किस फॉर्म का करना मैं ये बता रहा हूं। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, जैसे लिखा है मान लो कि साइन 3x dx, तो क्या x के संग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर x के संग जो कांस्टेंट है वो डेनोमिनेटर में बाहर आएगा। डिफरेंशिएशन जब करते थे तो न्यूमरेटर में ही बाहर आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट जो x से मल्टीप्लाई है वो डेनोमिनेटर में बाहर आएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x प्लस कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा, लेकिन जो भी कांस्टेंट x से मल्टीप्लाइड है वो नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो e की पावर 4x dx, तो क्या ये 4x से मल्टीप्लाइड है, तो ये 4 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, e की पावर 4x का इंटीग्रेशन e की पावर 4x है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ मान लो दिया है कि 5 cos 4x dx। तो इसमें दो कांस्टेंट है, एक 5 है और एक 4 है, लेकिन 5 तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट हमारे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो उसको सीधे बाहर ले लोगे। अब ये वाला 4x से मल्टीप्लाइड है तो ये कहां बाहर आएगा, ये नीचे बाहर आएगा। और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये सेकेंड रूल है। ठीक है। तो ये दो रूल मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, सिंपल है। पहला वाला तो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दूसरा वाला अगर कांस्टेंट x से मल्टीप्लाइड है तो वो x से मल्टीप्लाइड वाला कांस्टेंट डिनोमिनेटर में बाहर आता है और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और सीखते हैं रूल नंबर 3। और रूल 3 जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमको पहले से पता है कि अगर हम किसी चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे इंटीग्रेशन में भी करना होगा। कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, मान लो इस तरीके से दिया है fx प्लस gx माइनस hx dx, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। fx का इंटीग्रेशन अलग से, gx का इंटीग्रेशन अलग से और hx का इंटीग्रेशन अलग से। तो सारी चीजें अपनी अलग अलग इंटीग्रेट की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस cos x dx, तो हम क्या करेंगे, x क्यूब और dx वाला अलग कर लेंगे, प्लस 2x dx वाला भी अलग कर लेंगे, प्लस cos x dx वाला, ये तीनों अलग हो गया। ठीक है। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन तुमको पता है x का 4/4 हो जाएगा, 2x में से 2 बाहर आ जाता और x स्क्वायर का x dx इंटीग्रेशन x²/2 हो जाता, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता। ठीक है, sin x हो जाता, और आप एक ही कांस्टेंट लिखोगे। मतलब होगा क्या कि यहां से कांस्टेंट आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, इसलिए लास्ट में हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, 3 कांस्टेंट को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके कर सकते हैं। तो हमने जितना भी सीखा है इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और अगर आपको इतना आता है तो फिजिक्स में ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है। फिर भी मैं आगे जाके आपको एक रूल बता दूंगा, सब्स्टिट्यूशन का रूल, लेकिन उसके बिना हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जहां तक फिजिक्स की बात है। ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि फॉर्मूले और जो हमने रूल बनाया उसके ऊपर होंगे, इनको आप ट्राई करिए, फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसको देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ आसान है, कुछ हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो।
लेकिन आपको जो भी चीजें बताई गई हैं आप उसको यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, रिजल्ट निकालें, और साथ ही साथ मैं इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो आप चेक कर सकते हो। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर हम इसको दो पार्ट में अलग कर सकते हैं, 5dx माइनस 6x dx। अब 5dx में से 5 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, 6 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, पावर एक बढ़ा के घटा वही डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर भी तीन टर्म्स हैं तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे। 2x क्यूब dx पहला टर्म, 5x dx दूसरा टर्म, और 7dx तीसरा टर्म। 2 बाहर आ जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 हो जाएगा, 5x dx में 5 यहां बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 7dx में 7 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और कांस्टेंट लास्ट में जुड़ जाएगा। इसमें भी दो चीजें हैं तो दोनों चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। रूट एक्स डी एक्स पहला टर्म है एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स दूसरा टर्म है। रूट एक्स का मतलब पावर हाफ होना और क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होना। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगी, वही 3/2 डिवाइड कर देंगे, 1 ऐड करके पावर में वही डिवाइड कर, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1/3, 1 जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा, उसी 4/3 से हम डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां पर आते हैं तो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई डिवीजन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं होता है, तो हमें डिवीजन अगर दे भी दिया जाएगा तो हम इस डिवीजन को कोशिश करेंगे कि हम इसको एडिशन में चेंज कर लें, और कर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं 4/t³ पहला टर्म प्लस रूट t/t³ दूसरा टर्म dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको दो पार्ट में अलग अलग करें तो ये 4 अगर हम बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा dt/t³, और रूट t को अगर हम लिखें तो रूट t का मतलब t के पावर हाफ और t³ नीचे है और ये dt, ये दो टर्म में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -3 dt, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हाफ है, उसमें से 3 अगर माइनस कर देंगे तो -5/2 बचेगा dt, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जोड़कर वही डिवाइड कर देंगे, और इसमें पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 -3/2 और वही -3/2 डिवाइड प्लस कांस्टेंट हम लास्ट में और जोड़ देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, हाँ ये अलग हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि हमने स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। तो बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो, वो भी मैंने आगे दिया है। दोनों के लिए आप एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद रखें, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ये होती है कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, और जो cos स्क्वायर एक्स होता है इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 और cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x/2 के बराबर। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम ये जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है यहां पुट कर देंगे, और ये आ जाएगा 1 - cos 2x/2 dx। अब क्या करेंगे, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन है, तो पहला पार्ट आ जाएगा 1/2 dx, और दूसरा हो जाएगा cos 2x/2 dx। 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x माइनस ये हाफ बाहर आ जाएगा। अब cos 2x का इंटीग्रेशन, रूल नंबर 2, cos 2x में ये x, अगर ये वाला 2 तो बाहर आ चुका है, ये वाला x का 2 मल्टीप्लाइड है तो क्या वो 2 भी बाहर आ जाएगा, तो एक 2 और डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x प्लस कांस्टेंट, तो ये हम कह सकते हैं ये मिल जाएगा x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। tan स्क्वायर थीटा, अब यहां पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो ये कहती है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है
माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, इनका जो डिफरेंस होता है ये 1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो हम इस टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना चाहेंगे, और कन्वर्ट करना चाहेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, टेन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन थीटा होगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लास्ट में कांस्टेंट और जोड़ देंगे। और ये वाली प्रॉब्लम भी इसी के ऊपर बेस्ड है। अगेन हम यहां पर 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहला होगा डी थीटा, दूसरा होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और इसका इंटीग्रेशन टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर सेक थीटा आया है, टेन थीटा है, लेकिन सेक थीटा का कोई इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। तो अगर हमको टेन और सेक परेशान करता है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन और कॉस में। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे, सेक थीटा को भी 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे डी थीटा। ये सेक थीटा यहाँ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा, मतलब साइन थीटा डी थीटा प्लस डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, मैंने आपको कुछ देर पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बताई थी उसमें बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर वाई है तो 2y अपॉन 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर वाई होगा 1 प्लस कॉस 2y बाई 2 डी वाई के बराबर। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, हाफ बाहर रहेगा, पहला इंटीग्रेशन है डी वाई का और दूसरे हाफ बाहर रहेगा, दूसरा इंटीग्रेशन है कॉस 2y डी वाई का। तो इसका इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा और इसके इंटीग्रेशन में y के संग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। ठीक है, जैसे x के लिए इंटीग्रेशन होता है वैसे ही y के लिए, कोई अलग रूल नहीं है। तो ये जो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है ये डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन 2y cos y माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, सॉरी, तो cos y का इंटीग्रेशन साइन y होता, तो cos 2y का इंटीग्रेशन साइन 2y, ये इसका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जितने भी रूल हमने पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड थे और ये बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हुए। फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे यही सब रूल से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एक और मेथड होता है इंटीग्रेशन करने का, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक आया है जिसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उसको समझ लेते हैं क्योंकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो जो रूल नंबर 4 है इसमें हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन दिया है x साइन x स्क्वायर dx। तो अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो आपको यह बात समझनी है कि ये जो साइन के संग x स्क्वायर लगा है, अगर ये x होता था, ठीक है, तब ये नहीं, सिर्फ साइन x होता था तो उसका इंटीग्रेशन हमको पता है। लेकिन अगर यहां पे x स्क्वायर आ गया है तो हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, जब t को हम x स्क्वायर मान लेंगे तो t अगर x पे डिपेंड करता है तो dt बाई dx निकालेंगे तो क्या 2x आ जाएगा, और dt बाई dx अगर 2x आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि dt इज इक्वल टू 2x dx, ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको इधर भेज दिया। अब आप देखें तो हमने क्या किया है, हमने ये माना है कि t x स्क्वायर के बराबर है।
पहला काम हमने t को x स्क्वायर के बराबर मान लिया है, और दूसरा हम ये dx हटाएंगे, क्योंकि हम x स्क्वायर को t मान चुके हैं तो dx को भी हटाएंगे, और dx को अगर हम हटाना चाहेंगे तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, dt बाई 2x इज इक्वल टू dx, dt बाई 2x इज इक्वल टू dx। ये दो चीजें हमको पता चल गई। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, जो हमको क्वेश्चन दिया था, हम उस पे जाते हैं और वापस लगते हैं। तो x जो दिया था उसको हम वैसे ही रख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर था क्या उसको हमने t मान लिया है तो t हो गया, और जो dx था वो dx की वैल्यू कितनी आई है, dx की वैल्यू आई है dt डिवाइडेड बाई 2x। ये x और x कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन t dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, कॉस माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस टी लिख देंगे प्लस कांस्टेंट, और लास्ट में टी की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी को क्या माना गया था, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, या माइनस को बाहर ही रख देते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो क्या समझ में आया हमें अगर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यह समझना है कि अगर साइन x होता था तो उसका इंटीग्रेशन तो पता होता था, लेकिन अगर साइन एक्स स्क्वायर का टर्म दे दिया है तो इस एक्स स्क्वायर को आप t मान लोगे, और एक्स स्क्वायर को t मान के ये पहला स्टेप हो गया। फिर हमें ये dx हटाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हटा दिया, ये x खुद हट जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। ये एक्स स्क्वायर हटाना है और dx हटाना है, तो हमने एक्स स्क्वायर को तो t मान लिया, t में बदल गया है, अब dx हटाना है। तो अगर t एक्स स्क्वायर के बराबर तो dt बाई dx निकालेंगे, dt बाई dx निकालकर हम यहां से dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये dx उठा के यहां रख देंगे। तो dx उठा के रखा, एक्स स्क्वायर के रखा, ये x जो पहले था अपने आप कैंसिल हो जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा बनाएगा ही कि x अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम आगे जाके इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल बन जाएगा। साइन टी dt उसका इंटीग्रेशन पता है, और लास्ट में t की वैल्यू वापस ले जाकर हम वही रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमको इंटीग्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 100 एक्स dx, ठीक है। तो आपको सोचना है कि हमें कौन से जो फॉर्मूले लिखे तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि ये पावर वाला फॉर्मूला है, तो पावर वाले फॉर्मूले में हमें x की पावर 100 होता तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन अगर x की जगह कुछ और आ गया है तो उसको हम मान लेंगे t, तो x t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। तो ये तो हट गया, ये t में बदल गया है, dx हटाना है, तो हम dt बाई dx फाइंड आउट करेंगे, dt बाई dx की वैल्यू 2x हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं dt बाई 2x इज इक्वल टू dx, ये dx हट जाएगा यहां से, dx को उठा के यहां रखेंगे, t को उठा के यहां रखेंगे, ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 100, ये वैल्यू t के बराबर है, t की पावर 100 इनटू x रखा है, x रख देते हैं, dx की वैल्यू कितनी आई है, dt बाई 2x, ये x और x कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये 2 तो बाहर है तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 100 dt, हाफ बाहर आ जाएगा, t की पावर 101 अपॉन 101, तो ये t कितना था शुरू में, वापस ला के रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 2, इससे मल्टीप्लाई होकर 202 हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत ही रेयरेस्ट केस में कभी पड़ सकती है, इसके बिना हम लोग फिजिक्स में सारे इंटीग्रेशन उन बेसिक मेथड से कर सकते हैं, बट लेकिन अगर ये रूल आपको बताया जा रहा है तो इस रूल को समझ लो कि कैसे करना होगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन दिया है साइन थीटा या कॉस थीटा डी थीटा बाई 3, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है कि अगर ये डी थीटा बाई 3 है तो ऐसा समझ लो कि अगर थीटा बाई 3 को अगर मैं x मान लेता तो क्या ये 3x बन जाता, और ये इंटीग्रेशन बन जाता cos 3x dx, मतलब अगर मैं थीटा बाई 3 को x मान लेता तो क्या इसी क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते थे, cos थीटा को 3x हो जाता 3x, और ये हो जाता dx, cos 3x dx। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, जो भी x तक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो बाहर हो जाता है 1/3, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन 3x और
प्लस कांस्टेंट हम ऑब्वियसली हर इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, अगर मैंने कहीं भूल गया हूं तो पिछले में भी जोड़ना होगा, और लास्ट में हम ये x को उठाकर वापस θ/3 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा। तो क्या इतना लंबा करने की जरूरत है? नहीं है एक्चुअली। अगर आपको ये इंटीग्रेशन भी दे रहा है तो ये जो 3 है ना, इसको आप सीधे सीधे बाहर ही निकाल दीजिए और ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा d थीटा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा 1/3 sin थीटा प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे थीटा के संग कोई चीज डिवाइडेड है तो आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे अगर लिखा होता cos θ/5, तो क्या 5 कांस्टेंट बाहर आ जाता, या 5 cos थीटा लिखा होता तब भी क्या 5 कांस्टेंट बाहर आ जाता। उसी तरीके से अगर ऐसा लिखा है कि sin x और लिखा है d of 5x, कोई बात नहीं, ये 5 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा sin x dx का इंटीग्रेशन नॉर्मल, जो कांस्टेंट के साथ x जो कांस्टेंट है वो सीधे सीधे बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर d के संग कोई चीज मल्टीप्लाइड है, कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा आप करते हैं वैसा कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हुए और कुछ तरीके हुए जो हमने सीखे। और अगर आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन जिसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फिलहाल कह रहे हैं वो अगर आपने सीखा है, तो हम लोग अगली क्लास में डेफिनिट इंटीग्रेशन सीखेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जब इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है तो हमको ये बताएगा कि हमें कहां से कहां जोड़ना है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन इसी का नेक्स्ट पार्ट है। मतलब आपको इनडेफिनिट आता है तो डेफिनिट में खाली एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है और आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। डेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद जो पार्ट बचेगा वो होगा एरिया अंडर कर्व, वो भी इंटीग्रेशन की मदद से आता है। जैसे डिफरेंशिएशन के संग मैक्सिमम मिनिमा जुड़ा होता है, वैसे इंटीग्रेशन के संग एरिया अंडर कर्व जुड़ा होता है। एरिया अंडर कर्व का मतलब अगर हमने कोई कर्व बनाया है और पूछेगा कि इस कर्व में ये एरिया निकालो, तो हम इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर कर्व हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, जिससे हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है।